आज कहानी उस त्रिकोण की जिसने कभी हिंदुस्तान की दिशा तय की। अंग बंग और कलिंग, बिहार की धरती से लेकर पश्चिम बंगाल की विचारधारा तक और उड़ीसा की ताकत तक। ये सिर्फ नाम नहीं, इतिहास के 3 बड़े अध्याय हैं। बंगाल चुनाव में इनका जिक्र खूब हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हैं क्या? क्या ये सिर्फ अतीत की कहानी है या भविष्य का संकेत? आज कहानी में ये समझने की कोशिश करेंगे इनकी असली पहचान, इतिहास और आज की राजनीति में इसका अर्थ। अंग बंग और कलिंग। अंग प्रदेश भागलपुर से लेकर आपको झारसुगुंडा तक फैला हुआ था। बंगाल की जो रचना थी वो शासकीय दृष्टि से एक बड़ा प्रभावी ढंग से काम करती थी। कलिंग भारत की का दुनिया के साथ होने वाले व्यापार का द्वार था। अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि सियासत का नया संकेत है। बंगाल के कोने कोने तक जो लहर चली उसने बता दिया कि राजनीति का केंद्र अब बदल रहा है। नरेंद्र मोदी का अंग बंग और कलिंग सिर्फ नारा नहीं, एक रणनीति है। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। इस बार जीत की ये तस्वीर कुछ ज्यादा विराट है और कुछ ज्यादा वैभवशाली। ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तारित जलवा है। मां काली के कलकत्ते से नया संदेश आया है कि बंगाल में सियासत का सिक्का बदल गया है। ममता बनर्जी तो आउट, मछली इन, ममता बनर्जी आउट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आपने देखा होगा गरीबों की पार्टी है, महिलाओं के सुख दुख की साथी है। ये 50 साल के बाद आज यहाँ पे बीजेपी का सरकार बना है। दीदी का दादागिरी हुआ खत्म। कोलकाता से सिलीगुड़ी तक और मिदनापुर से आसनसोल तक जो हवा चली है उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीति में अविजित बना दिया है। अंग बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। अंग बंग कलिंग एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। जीता कोई भी, दिखा कोई भी, लेकिन एक बात जो सनातन सत्य की तरह स्थापित हो चुकी है कि बंगाल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जीत चाहे जहां हुई हो, विजय के सूत्रधार नरेंद्र मोदी थे। जब सांस्कृतिक विषय पर जब सोचते हैं तो बृहत्तर भारत, विशाल भारत, ये भी आता है। तो धीरे धीरे उनकी जो परिकल्पना है 5000 साल पहले की या वेदकालीन, कि भी उन दिनों में आर्यावर्त था, हिंदुस्तान था, भारतवर्ष था और खंडित नहीं था। तो ये खंडित नहीं होना चाहिए, इसके लिए अखंड भारत होना चाहिए। अब ये पुरानी जो सोच है वो केवल पुरानी नहीं है, उनको वर्तमान में उनको ढालना है। और वर्तमान में ढालने के लिए उनके पास चुनाव का एक माध्यम है, और भी माध्यम है, लेकिन चुनाव मुख्य रूप से है। तो चुनाव के दौरान इन प्रदेशों में, और केवल इन्हीं प्रदेशों में नहीं, बाकी सब जगह भी एक
अखंड भारत के से जुड़ी हुई विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो एक निश्चय है वो भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा में दिखाई देता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का ओडिशा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास देश के राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला हो। तो ये सवाल तो अब खत्म हो ही चुका है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति ऊंचाई कितनी है। अब सवाल यहाँ से आगे बढ़ गया है और पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव के दौरान जिस अंग, बंग और कलिंग का जिक्र किया था वो है क्या, और भारत के विकास से कैसा रिश्ता है। जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। राजनीति इशारों की भाषा होती है और इशारों की भाषा समझिए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुताबिक भारत के लिए विकास का द्वार अब खुल गया है। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग, बंग और कलिंग की अवधारणा ऐतिहासिक रूप से क्या रही है और आज की राजनीति में इसका महत्व कैसे बदला है। क्या बिहार, बंगाल और ओडिशा का ये त्रिकोण वास्तव में भारत की पूर्वी राजनीति का नया पावर सेंटर बन सकता है? ऐतिहासिक तौर पर मौर्य काल से लेकर अब तक इन तीनों क्षेत्रों का आर्थिक और रणनीतिक महत्व कितना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओडिशा के खनिज संसाधन, बिहार की मानव शक्ति और बंगाल के बंदरगाह का कॉम्बिनेशन भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है? उन दिनों में वेद काल से लेकर रामायण काल तक, महाभारत काल तक जो अंग, बंग और कलिंग ये तीनों बड़े समृद्ध थे। नेवी का वहाँ बड़ा विस्तार हुआ था, यानी नौसेना, और दूर तक उनका विस्तार था। आर्थिक रूप से बंग की राजधानी एक कोतालीपरा नाम की राजधानी थी, आजकल तो वो ढाका में है। वहाँ से ये सब शुरू होता था तो पूरी दुनिया में उनका व्यापार चलता था। उड़ीसा में आप देखिए जगन्नाथ की यात्रा, ये धार्मिक है, लेकिन केवल धार्मिक नहीं था। वहाँ एक इस प्रकार की पूरी की जो व्यवस्था थी, आंतरिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी उन लोगों ने दूर तक व्यापार, व्यवसाय, आर्थिकता इसका ख्याल रखा था और ऐसे ही लोग वहाँ शासन करते थे। आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है
तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है। तो अंग, बंग और कलिंग ये सिर्फ इतिहास के शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो अतीत से निकलकर आज की राजनीति और कल के विकास तक जाती है। नरेंद्र मोदी ने जिस त्रिकोण की बात की, वो दरअसल पूर्वी भारत की ताकत को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। अब सवाल है भविष्य का, क्योंकि इस त्रिकोण ने देश की तकदीर को पहले भी लिखा है।